अस्सलाम वालेकुम सर। आज मुझे मौका मिला है, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक तरह से मेजबान भी हैं। वो मेजबान कुछ यूं है कि वो न सिर्फ थेस्पियंस का पौधा लगाने में फैसल मलिक साहब के साथ थे, बल्कि ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी इस वक्त शामिल हैं। और मुताहिर भाई का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जो शायद इस इंटरव्यू के अंदर पूरा ना हो सके, इसलिए शॉर्टली मैं बताता चलूं कि ये जो है एजुकेशनिस्ट भी हैं, ये सोशलिस्ट भी हैं, और ये जो है मुख्तलिफ स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर इनकी कमांड है। तो बजाय मैं टाइम जाया करूं, मैं चलता हूं मुताहिर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? समीर क्या, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मुताहिर भाई, जब भी थेस्पियंस के पेज पे जाएं और जरा थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए और हम पुरानी पिक्चर्स को देखें, तो दो शख्सों की पिक्चर्स हमें मिलती हैं। एक हो गए फैसल मलिक साहब खुद, और एक हो गए आप। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये जो जर्नी है फैसल मलिक साहब के साथ और थेस्पियंस के साथ शुरू कैसे हुई, और इतना लंबा टाइम जो आप लोगों का हो चुका है दोस्ती में, और ये प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंकेज जो है, वो आपने किस तरह से पाया? जी, फैसल मलिक से अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती भी है, प्रोफेशनल रिलेशन भी है और बड़े पुराने हैं। अल्लाह करे यूं ही चलते रहे। फैसल से मेरी मुलाकात हुई थी पीटीवी पे, मेरा ख्याल है शायद 10 साल पहले। मैं पीटीवी पे एक प्रोग्राम किया करता था रमजान का, और वैसे भी मैं जर्नलिस्ट था। फैसल भी वहाँ आते थे, वो इस तरह गपशप हुई, क्योंकि मेरा जो शोबा है वही इंग्लिश लिटरेचर है। और मैंने मास्टर भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और एफसी कॉलेज लाहौर में पढ़ा। तो लाहौर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई भी लिटरेचर पढ़े, खासतौर पे इंग्लिश लिटरेचर वाले, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, एफसी कॉलेज हो, इस्लामिक कॉलेज, सिविल लाइन्स हो, केट कॉलेज हो, खुद नारे कॉलेज हो, लाहौर कॉलेज हो, यहाँ के लोग अगर मास्टर्स करें लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो फाइन आर्ट्स से जरूर रिलेटेड होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स से जरूर रिलेटेड होते हैं, और इसके अलावा राइटिंग से, जर्नलिज्म से थोड़ा थोड़ा टच उनमें सब चीज़ों का होता है। तो एक उधर भी था कि मैं कॉलेज के ज़माने से लिखता था, शॉर्ट स्टोरीज भी, एसेज भी, आर्टिकल्स भी। तो जब से मुलाकात हुई तो उससे पहले मैं लिखते था, तो उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छी केमिस्ट्री मिल गई। हम लोग, उनका भी फाइन आर्ट से बड़ा ताल्लुक था, मेरा भी। और परफॉर्मिंग आर्ट से खास तौर पे स्टेज देखने जाना, इकट्ठे स्टेज के बारे में बातचीत करना, स्क्रिप्ट को इवेलुएट करना। फिर ने मुझे कहा कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाएं। जी बिल्कुल, इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। मैंने स्क्रिप्ट भी लिख के टेस्टिंग थिएटर्स के कई प्लेस के, एज मीडिया डायरेक्टर भी काम किया, एज डायरेक्टर प्ले डायरेक्टर भी काम किया। मतलब ऑफ द स्क्रीन हर किस्म की कॉपरेशन थी हम लोगों के दरमियान। कोई ऐसी, वो ऑफिशियल हो या ना हो, फॉर्मल हो या ना हो, लेकिन अनऑफिशियल और इनफॉर्मली हम कोई भी प्रोजेक्ट करते थे। हमारी कोशिश होती थी कि जैसे उसके लिए जो भी मिल के मैं कोई अच्छा मशवरा दे सकूँ, वो कोई अच्छा मशवरा दे सकूँ। अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी हमें। जी, मुताहिर भाई, मैं जानना चाहता हूँ, आजकल बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, बड़े हमने देखे हैं कि मेगा फेस्टिवल मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस करा रही होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है और हमने पिक्चर्स में भी देखा है कि स्प्रिंग हॉलीडे कल्चर के नाम से एक फेस्टिवल हुआ था, जिसमें आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो वो फेस्टिवल क्या था और उसकी क्या मेमोरीज थी, और वो क्या चीजें जो आज आज के फेस्टिवल में आप लोग मिस करते हैं वो ज्यादातर? स्प्रिंग हॉलीडे फेस्टिवल्स किए, और इस तरह के बहुत से हमने और भी फेस्टिवल्स किए जिनमें हमारा फोकस था लोगों को, खास तौर पे अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज को, वहाँ के लोगों को एक सस्ती और मुफ्त, सस्ती क्या मुफ्त, अच्छी से अच्छी बिल्कुल। तफरीह फराहम करना, और तफरीह के जरिए उनको एजुकेट करना। और उसमें हमारा कोई कमर्शियल कोई एस्पेक्ट नहीं था, कोई हमारा लालच नहीं था, कोई हमारी मॉनेटरी गेन्स के लिए हम नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, उसमें हम बहुत कामयाब भी रहे, क्योंकि हमारी नीयत ही थी कि उनको कुछ दे सकें। कुछ लेना हमारी नीयत से नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन की मैं तो खैर एक मेंबर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो ओवरऑल तो फैसल मलिक की सारी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। ऐसी एरियाज में भी हमें जाना पड़ता था, लोग कहते थे यार मत जाओ, तुम तो लोगों के लिए भलाई कर रहे हो, लेकिन वो आगे से पत्थर बिल्कुल। मारेंगे। जाने की बात नहीं है, यही तो काम है।
देखिए बड़े बड़े हॉल्स में बड़ी बड़ी टिकट्स रख के बड़े बड़े प्लेस बिल्कुल। करना, उनके रिवॉर्ड्स शामिल करना, वो तो हर कोई कर लेता है ना। आपके पास बजट भी बहुत हो और आपके पास जनाब मैन हम्म, पावर भी बहुत हो, रिसोर्सेज भी बहुत हो, बड़ी मार्केट हो, सब चीजें कर सकते हैं। हमारा था कि उन इन इलाकों में जाए जिन बेचारों ने कभी थिएटर देखा ही नहीं, ना ही वो टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, ना वो सिनेमा जा हम्म, सकते हैं। बहुत से ऐसे इलाके ना वहाँ इंटरनेट है, इवन टीवी भी किसी किसी घर में, सिनेमा देखना भी दूर की बात है। तो हमने जाके स्ट्रीट थिएटर्स किए वहाँ पे, लोगों को एजुकेट किया, वीमेन एम्पावरमेंट पे किए हमने, सफाई सुथराई पे किए, बीमारियों से बचाव की जो मुहिम है उनमें हिस्सा लिया, लोगों को पब्लिक अवेयरनेस दी हेल्थ के बारे में, सिक्योरिटी हम्म, के बारे में, पायरेसी के बारे में, कि ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं इनको फॉलो करने के बारे में, एजुकेशन और एजुकेशन का जो सोसाइटी की डेवलपमेंट में ताल्लुक है उसके बारे में आगाही, याद भी नहीं अब जितने नाम थे, बहुत से बिल्कुल। किए। और ऐसे हम्म, ऐसे एरियाज में जो बड़े खतरनाक थे, लेकिन लोगों ने बड़ी खुशी से हमारा इस्तकबाल किया, बड़ी मेरे को वाकया याद है, एक बार हमने मरियमाबाद में एक प्ले करना था, बल्कि एक सीरीज थी प्लेस की। तो वहाँ जी। जब हम पहुंचे, उनके रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उनकी चर्च के अंदर डेथ हो गई थी उसी दिन, तो वो लोग बड़े हम्म, सैड और ज़ाहिर शौक ओके, से। तो वहां से हम्म, फारिग होकर आए उन लोगों ने, तो हम सोचते थे शायद कैंसिल कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कैंसिल नहीं करें, आपने पहले से डिसाइड किया हुआ हमारे लिए किया। तो उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया हमें, क्योंकि हम पहुंच चुके थे अपनी पूरी टीम लेके, स्टेज बन चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका था। तो उन्होंने हमें बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि वो लोग अंदर से कितने सैड हैं या कितने हुए हैं। तो पूरा कॉपरेट किया और हमने वो प्ले भी किया उसी पीरियड में। बिल्कुल। हम्म, ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं और बड़े। सीबीयू पे हमने बड़े प्लेस किए, हमने वो बीच क्लीनिंग के लिए बड़ी कैंपेन चलाई, मॉब डांस हम्म। करवाए। जी, जी मुताहिर भाई, क्योंकि मैं खुद भी कुछ शोज को लीड करता रहा हूं, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से पत्थर पड़ते हैं, और कभी कभी तो जाहिर है ये लोगों का वेलकम करने का अंदाज होता है, कोई अच्छे से करता है कोई बुरे से, जाहिर है वो चीजें हम एक्सपीरियंस मुख्तलिफ मौकों पर करते रहते हैं। लेकिन आपका पोर्टफोलियो देखो तो आपके पोर्टफोलियो में मुख्तलिफ आर्टिकल्स, किताबें आपने बहुत सारी लिखी हैं, और आपने अपनी किताबों के जरिए जो है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर आपने काफी मालूमात हमें दी है। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा कि जैसे थिएटर है या फिर एक्टिंग है, ये भी एक स्टोरी टेलिंग है, और एज वेल एज राइटिंग भी एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म है। तो आप क्या समझते हैं बीइंग अ राइटर कि कौन सा जो फॉर्मेट है वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है सोसाइटी के आजकल के सिनेरियो पे? सारे ही करती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। देखें आपको जो भी योजना अच्छा लगता है, जो भी तरीका तरीका वारदात अच्छा लगता है पब्लिक तक पहुंचने का। देखिए कुछ बंदे लिखते अच्छा है, कुछ लोग डायरेक्शन अच्छी देते हैं। वो कहते हैं मैं स्टेज पे जब प्ले करवाता हूँ तो मैं मैसेज को एक्टर्स के जरिए ज्यादा अच्छा, कैरेक्टराइजेशन के जरिए ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। एक बंदा कहता है नहीं मैं अपने आर्टिकल्स में अखबार में जो लिखता हूँ उसमें कर दूंगा, तो ज्यादा मैं बयान ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। एक बंदा कहता नहीं मेरा लेक्चर रख दो, मैं स्पीच करूंगा, घंटे 2 घंटे की वर्कशॉप करूंगा या लेक्चर दूंगा, तो उसमें मैं ज्यादा अच्छा बयान कर दूंगा लोगों को। तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई आप वो आजकल जो चल रहा है स्टोरी टेलिंग या स्टोरी रीडिंग के नाम से चल रही है, उसमें भी करते हैं। तो कोई नॉवेल लिख के करता है, कोई ऐसे लिख के करता है, कोई आर्टिकल्स कॉलम्स लिख के करता है, कोई न्यूज में प्रोग्राम, कोई डॉक्यूमेंट्री बना के करता है। सारे तरीके ही हैं। आप जब चाहते हो ना कुछ करना, तो अल्लाह ताला खुद ही मदद करता है, किसी भी बिल्कुल। तरीके से करें। जी सर। तो हम तो असल में मेरे टीचिंग और राइटिंग और जर्नलिज्म, ये सारे शो भी ऐसे हैं जो चाय के बगैर नहीं चलते। तो चाय के बिल्कुल, बगैर नहीं आता इंटरव्यू देने का भी। बिल्कुल। मदार खान साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आजकल जो, क्योंकि आप, मैंने आपके कुछ आर्टिकल्स भी देखे हैं, कुछ आपकी इंटरव्यूज भी देखे, तो मुझे आप ना सोशलिस्ट ज्यादा लगते हैं। आप सोशल इश्यूज के ऊपर ज्यादा, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वर्थ रखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आज का नौजवान जो इनटॉलरेंस है उसकी वजह क्या है, और आर्ट किससे उसकी दूरी है? वो जब हम सुना करते थे कि जी आर्टिकल लिखा 1971 के, वो जब जिया का दौर था तो फलानी लाइन कट जाती थी, एक बड़ा सेंसरशिप का माहौल था। तो वो माहौल अब तक आपको देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलता है? आज का नौजवान क्या आप समझते हैं उस पर?
अच्छा, पहले तो मैं बताऊं, मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ, मैं सोशल ओके साइंटिस्ट हूँ और ओके सोशल ओके ओके। सोशल हम्म एनालिस्ट हूँ। सोशलिस्ट एक हम्म, टर्म यूज की जाती है जो जरा लेफ्टिस्ट होते हैं, वो एक बिल्कुल। इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, जिसको बाएं बाजू के हम्म राइट या बाएं बाजू, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा रिलीजियस माइंडेड बनता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट के मैं चाहता हूँ कि जो यूनाइटेड अब सिंबल मुताहिर हमारी, भाई थोड़ा सा आवाज में डिस्टॉर्शन है, तो काइंडली अगर आप थोड़ा सा करीब, यस हाँ, थोड़ा इन सा, चीजों, क्योंकि आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा था, मुझे कमेंट भी आ रहे हैं। तो बात कर रहे थे सोशल इश्यूज के बारे, सोशल रिफॉर्म्स के बारे जी। में। क्योंकि नौजवान को दिया क्या, मैं यूनिवर्सिटी में अक्सर बच्चों से कहता हूँ, यार मुझे तुम लोगों में तरस आता है गैजेट्स में, तुम वहीं पे चेस खेल रहे हो, वहीं पे हम्म वो खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तुम्हें इंसान की जरूरत नहीं है, तुम बेबस हो कि तुम अपने एक हम्म कंप्यूटर से हर चीज खेल, दूसरी तरफ वो स्नूकर है, फुटबॉल है, चेस है, कोई भी गेम है, दूसरी तरफ तुम्हारा पार्टनर वो हम्म बोट है, वो ऑटो में चाले चल रहा है, तुम्हारे पास बंदा हम्म, नहीं है। इंसान तो इंसान है, बिल्कुल। देखिए अरिस्टोटल ने कहा है, मैन इज अ सोशल एनिमल, इंसान एक सामाजिक बिल्कुल हैवान, बिल्कुल इंसान बिल्कुल। अकेला नहीं रह सकता, वरना तो जंगलों में आप महल बना के रहना शुरू कर देते। हम्म आपका आप सुबह उठते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, कुछ भी ना हो यार, बंदा कुछ भरा होता, बंदे का दिल चाहता है किसी से बात करे, किसी से हम्म, कुछ डिस्कस करे, मिले जुले, और नहीं तो चाय के खोखे पे जाके बैठ के दोस्तों के साथ। बिल्कुल। बेसिकली अल्लाह ताला ने बनाया इंसान को ऐसे है, इंसान सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, अकेला कुछ भी नहीं है, सबको एक दूसरे की बिल्कुल। जरूरत पड़ती है, और सब एक दूसरे के काम, एक दूसरे का दारू है सब। तो हमारे, मैं उनको कहता हूँ कि आपके पास बड़ी फैसिलिटीज हैं, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं हम्म थी, लेकिन मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे तुम लोगों की जनरेशन पे तरस आता है। हमारी मजबूरी क्या हम्म थी, हर चीज बाहर खेलते थे, रोड पे, ग्राउंड्स में, क्रिकेट खेलनी है, मैं निकला हूँ, मैं अकेला तो नहीं खेल सकता, 7-8 बंदे तो बिल्कुल। मोहल्ले में होंगे ही ना। आपकी बेल बजाई, हम्म फैसल भाई की बेल बजाई, वो एक तरीका, हाँ यार तेरे पास बैट है, हाँ बैट ले आ, बॉल किसके पास है, वो जाहिर के पास बॉल है, उसकी बेल दे, वो नहीं है उसको पकड़, हम्म फील्ड कौन करेगा, विकेट कीपर कौन कर, 8-10 बंदे इकट्ठे हम्म करके हमने हॉकी खेलनी है, तब भी बंदों की जरूरत, फिर हम लोग हम्म, पकड़ा पकड़ाई, पिट्ठू गरम, बिल्कुल। स्टापू, हम्म, बिल्कुल। पता नहीं क्या वो ट्रेडिशनल फोक गेम्स होती थी, हम्म वो हम्म कोकला छुपाकी और पता नहीं क्या क्या, वो बहुत सी गेम जैसी खेलते थे जिसमें सारी फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, और आपकी हम्म सोशल गैदरिंग लाजमी होती थी, जिसमें 8-10 बंदे कम से कम चाहिए ही चाहिए होते थे। वो मोहल्ले के साथ, मुझे भी पता होता था मोहल्ले के सारे घरों का, कौन किसका बेटा है, किसके अब्बू क्या करते हैं, ये उसके बड़े भाई आए हुए हैं आज उसके घर, ये एक सोशल लाइफ होती थी। इन हम्म बेचारों के पास, और इनका कसूर नहीं है, हमारे दौर में भी ग्राउंड्स नहीं थे, थोड़ी ओपन प्लॉट्स हम्म खाली होते थे, वहां खेल लिया, रेलवे लाइन के साथ जगह मिली वहां खेल लिया, छतों पे घर बड़े होते थे, हवेलियां थी तो छतों हम्म, पे खेल लेते। अब ये बेचारे कहाँ जाए, एक ट्रक की भी कहीं खाली जगह थी तो वहां पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट हो गया, कब्जा बिल्कुल मार ऐसे ही। लिया। यार ये बिल्कुल सोसाइटी पे बिल्कुल इंसानों पे कब्जा है, ये सिर्फ जमीन पे कब्जा नहीं है। ये बिल्कुल। बेचारे करें क्या, तो ये फ्रस्ट्रेटेड है, एक कमरे में बैठ हम्म के आप, मेरा बेटा है 2 साल का भी, 2 महीने बाद 2 साल का होगा, 2 साल से भी 2 महीने छोटा है, यकीन देने वो तंग पड़ता था, मैं ऑफिस से आता हूँ तो दरवाजे पे आता है, मुझे कहता है बैग रख के वापस चल, मेरी उंगली पकड़ते उसको बाहर, मेरी उंगली पकड़ के कहता बाहर, वो भी तक आ जाता है कमरों में बैठ, फिर मैं बाहर उसको टहला देता हूँ, पार्क आजकल कोविड की वजह से बंद है तो बाहर नहीं जा हम्म सकते, थोड़ी लाइट दे देता हूँ तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, यकीन जाने वो टूटने लगता है, 1-2 दिन उसको मैं बाहर ना घुमाऊं, वो 2 साल का भी नहीं हुआ, अगर वो फील कर सकता है तो ये 16, 14, 18 साल के बच्चे, इन पे क्या गुजरती होगी यार। फिजिकल एक्सरसाइजेस के मौके दें, हर मोहल्ले में 1-2 अच्छे जिम होने चाहिए, 1-2 अच्छे स्पोर्ट्स बिल्कुल ग्राउंड्स होने चाहिए, अच्छी एक्टिविटीज होनी चाहिए, बुक शॉप्स होनी चाहिए, छोटी छोटी लाइब्रेरीज होनी चाहिए, स्टोरी बुक्स दें आप इनको, फिल्म दिखाएं, हम्म आप इनको इकट्ठे करके आप इनके कॉन्टेस्ट करवाएं, इनके एक हम्म, शेरो शायरी का मुकाबला करवा दें, कुछ कुछ बिल्कुल। भी करवा करना चाहते हैं, ये तबाह बिल्कुल हो जाएंगे। मुसीबत बिल्कुल। ये है कि हम रोज बरोज उलट इसके और उलट जा उल्टी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, और ये स्पेस हम्म, कब्जा हो रहा है हमारे जीनों पे, हमारी पर्सनैलिटी पे, बिल्कुल। हमारी सोसाइटी पे, ये जमीनों पे कब्जा
मुताहिर भाई, इसी से एक मिलता जुलता सवाल है। जब आपने कहा कि आप लोग के टाइम पे ग्राउंड्स नहीं थे, लेकिन आपने समहाउ मैनेज किया किसी ना किसी तरह से, वो जो एक बैरियर था प्रॉब्लम्स का, वो उनको तोड़ा। इस वक्त नौजवान जो है बड़ा कोविड की वजह से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, जॉब्स नहीं है, मुख्तलिफ इश्यूज चल रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप किस तरह से देखते हैं ये जो कल्चरल रिवाइवल एक्टिविटीज हैं, ये एक्सपेक्टेड है या उसी तरह से वापस हो सकेंगी? और इस वक्त जो एक ट्रॉमा सी सिचुएशन है यूथ के लिए, तो वो इस ट्रॉमा से किस तरह से बाहर आ सके? देखें समीर, अल्लाह ताला कहता है मायूसी कुफर है। सब चीजें हो सकती हैं, वो नियत हो, और इंशाल्लाह हो जाएंगी, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। इस वक्त जो मसला है, तो इस मुल्क में एक अनारकी है, मैं कहूँगा लोग, चाहे आपकी हुकूमत भी है, कुछ भी आपकी हुकूमत, उधर आप पॉलिटिकल हो जाएगा थोड़ी बहस, वरना इस वक्त आप देखें तो प्रैक्टिकली आपकी स्टेट नल एंड वॉइड है, स्टेट नहीं है। अभी अगर मेरे मोहल्ले में एक बच्चा मेन होल में गिरता है, तो मोहल्ले वाले उसके घर वाले लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, इकट्ठे पैसे लगा देंगे, और गवर्नमेंट को इस पर एक्सक्यूज भी नहीं करेगी, कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसे आप जिम्मेदार ठहरा सकें। यहाँ ट्रेन का हादसा हुआ, उन्होंने कहा जी वो पहले वाले कर गए थे, और 3 साल से उसी ट्रैक पे ट्रेन चला रहे थे, और अभी नहीं चला रहे। आपको आर्टिकल भी आया होगा, तो यहाँ पे ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा, हर बंदा चाहता है मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, एक सोशल कनेक्शन नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रस्ट डेफिसिट है आवाम में स्टेट के बारे में, ये नहीं कि इससे हमेशा 70 साल से हमारे लोग स्टेट से कभी भी खुश नहीं रहे। उसकी वजह ये है, देखिए स्टेट होती है पेरेंट्स आपको बचपन में गोद में खिलाते हैं, चाहे कुछ भी करें, मेहनत करें, आपका फीडर भरते हैं, आपकी दवाइयाँ लाते हैं, आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। बड़े हो जाती हैं आप, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चे अब हमें कुछ देंगे, अब हम रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए हैं, जिस तरह हमने इसके लिए किया था अब हम ये करेंगे। लेकिन पहले पेरेंट्स, और पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी आपके लिए ना ही आप कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए, आप अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। स्टेट या रियासत होती है पेरेंट। हमारे यहाँ अजीब ही मामला है, यहाँ स्टेट आती है, एक बंदे के पास रोजगार नहीं है, छत नहीं है, कपड़े नहीं है, उसे कहते हैं पहले तू टैक्स दे, बिल्कुल, फिर तुझे रोजगार देंगे, फिर तुझे रोटी देंगे, फिर तुझे कपड़े देंगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स न्यू बोर्न बेबी को कहें जा अपने लिए भी कमा के लाओ और हमें भी दे? उन पेरेंट्स की क्या रिस्पेक्ट है? पेरेंट्स को औलाद करेगी तो क्या करेगी? आने वाले भी बिल्कुल दुनिया सुनेगा तो कहेंगे मार इस पे जैसे बाप को शर्म नहीं आती। 1 महीने के बच्चे से क्या, 4 साल के बच्चे से भी आप मजदूरी करवाएं, वो पेरेंट्स चाइल्ड लेबर पे भेज देते हैं, खुद भी खाते हैं, नशे भी करते हैं। हमारी स्टेट वो है, वजीरों की, एडवाइजरों की फौज है, ब्यूरोक्रेसी की फौज है, इनको खाने जिसके पास रोटी नहीं कहते हैं टैक्स दे। और पहले आप उनको दो इस काबिल करो कि वो कमाएं, जब वो कमाने लग जाएंगे उससे टैक्स लोगे ना। पहले तो आप बच्चे को खड़ा करोगे, पॉलिटिशियन या सोसाइटी तो बच्चा है, रियासत माँ बाप है, रियासत ने पहले उसको बड़ा करना है, जब वो काबिल हो जाए हमारा अच्छी नौकरी है, आप बूढ़े तब वो आपको देगा। तो वरना ऐसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं होगी जिनके बच्चे गलियों में रोते पले। तो हमारी पब्लिक गलियों में रोते पले ना, स्टेट ने तो मुझे दवाई मुझे एजुकेशन नहीं दी, मुझे मेरा मसला है, मेरा बच्चा अगर मर रहा है तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचाना है, हॉस्पिटल वाले कहते हैं पैसे लाओ, मैं रिश्तेदारों से मांगू, दोस्तों से मांगू, डाका मारूं, ये मेरा मसला है, रियासत का मसला है। जब तक रियासत पेरेंट नहीं बनेगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और रियासत क्या है? फौज है। रियासत हो एक, उसका एक सेंट्रलाइज्ड कमेटी हो या लोग हो जिनका काम हो अच्छे जज, अच्छे फौजी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छी सिविल सर्विसेज, अच्छी सिविल बॉडी प्रोवाइड कर। अगर नहीं कर पाते उन्हीं को ब्लेम। यहाँ तो सिस्टम ही, यहाँ एक कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर को कहें या कराची में मैं मुझे मेरे साथ ये कर रही है पुलिस, वो कहेंगे आप पुलिस तो प्रोविंशियल मामला है, आपके चीफ मिनिस्टर ने आपका एसपी चेंज करना है या आईजी चेंज करना, मैं तो नहीं कर सकता।
हम्म। मैं चीफ मिनिस्टर का मैं करूंगा तो अदालत से वो स्टे ले लेगा, मैं क्या करूं, मैं तो पुलिस वाला नहीं हम्म। रखा। जब तो इस तरह हम्म। ये तो एक केओस है। बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के हम्म। नाम पे आपकी पब्लिक से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पे आप बिल्कुल। एंड ऑफ द डे एक सिस्टम होगा जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसकी कोई कॉन्क्रीट शेप नहीं है, कि एब्स्ट्रैक्ट में सिस्टम 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 चल रहा है। वो किसको पकड़ेंगे आप? किसी का सिस्टम का गिरबान कहां से पकड़ेंगे आप? कौन है बिल्कुल। सिस्टम जो तेरी वजह से क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। हम्म। इंडिविजुअल माफी, सबको बरी सलमान। तो ये चीज है इसको पहले तो आपको ये अपनी डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी कि आप चाह क्या रहे हैं। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि रियासत हमारी माँ है और फिर हम अपना एजुकेशन करिकुलम उठा के देखते हैं, तो उसके अंदर जो हेट्रेड है हमारी माइनॉरिटीज के साथ, बहुत ज्यादा हेट्रेड है, जिसको हम थेस्पियंस के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ पपेट्री के थ्रू भी हम इसके ऊपर अवेयरनेस देते रहे। तो इसके ऊपर क्या वजह है कि ये जो हमारा एक करिकुलम है ये स्ट्रिक्ट है, इसके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, वही जबरी हमारा एक जो सोच है उसको बाउंड करने पे तुले हुए हैं। तो ये एजुकेशन को इतना लॉक करके क्यों रखा है? बस जहालत है ना, क्या क्या इसमें शुरू से आपको, मैं अक्सर कहता हूँ कि और आपकी जो नई नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, उसकी फ्रस्ट्रेटेड होने की ये बहुत बड़ी वजह है कि आप बचपन से जो पढ़ाते हैं ना उन्हें, वो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। माशिरते लोग, पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, आप हर चीज में झूठ बोलते हैं। आप कहते नहीं जी, जो बुरी चीजें हमारे कौम की, हमारे बड़ों की, ये नहीं इनको बताना, सही सही बताओ, बल्कि खुद एग्जैजरेट करो, हमारे बड़े ये थे, उन्होंने ये इजादें की, उन्होंने वो इजादें, बस इसी पे लगाए रखा है। मैं भी ये पढ़, मेरे बड़े भी ये पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ा, और मैं भी बच्चों को ये पढ़ा रहा हूँ। पूछते हैं तो फिर अब क्या हो गया, मुसलमान है मत तो उसके बाद हम्म। जवाब दिया ना, नहीं, हमारे जाबिर बिन नयान, मूसा बिन ख्वारिज़मी, इब्न खल्दून और जनाब खैरुद्दीन बाबरोसा, हर फील्ड में हमारे बड़े बड़े लोग थे। बिल्कुल। क्या करेंगे, छोड़ दें उसको। फिर ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो होती है ना, एक एक आइडेंटिटी अपनी बनानी होती है एक बच्चे को, अपनी कौम से, अपनी कौम की। हम्म। हमारे यहाँ वो भी नहीं, पता नहीं क्या बिल्कुल। मसला है कि मैं अगर अपने आप को अपनी रेस के बारे में जानना चाहूंगा, अपनी एथनिक, अपनी लैंग्वेज के बारे में जानना चाहूंगा, बड़ा बड़े कल्चर के बारे में, शायद मेरा मदद खत्म नहीं पड़ जाएगा। हम्म। मैंने क्या है, हम्म। तो वो बिल्कुल। किताबों में आपने पढ़ा है। अब जब ये न्यूट्रल बुक्स पढ़ते हैं, न्यूट्रल एंगल से स्टडी करते हैं बड़े होने के बाद, या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आते हैं, तो इनका एतबार उठ जाता है कि यार जो जो पढ़ाया था वो सारा झूठ था। तो फिर वो हम्म। झूठ था तो पढ़ने, ये भी पता नहीं सच होगा कि नहीं आगे। नहीं। वही चीज है ना, आपके हम्म। देखिए मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट तकरीरें करते हैं, बाद में उसके बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं, कहते हैं मुझसे गलती हो गई, फिर 6 महीने बाद कहते हैं तो फिर मैं कैसे यकीन करूंगा कि आज जो आप बात कर रहे हैं कल कहेंगे नहीं, कल वाली बात मैंने गलती से कह दी थी, वो सही है, हम्म। फॉलो करके बैठ जाऊँ आपकी इस बात को, तो मेरा तो काम हो गया। तो एक तो आप ये सोच रहे हैं कि नौजवान नस्ल को अच्छाई बुराई दोनों चीजें सामने रखते हैं, ये लो पढ़ो, रिसर्च करो इस पे, हम्म। खुद ही वापस आ जाएंगे बच्चे, उनको पता चल जाएगा। आप मुसीबत है हर जो न्यूट्रल एस्पेक्ट है स्टडीज का, जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं, जो सब चीजें हैं, या आप कहने के रिसर्च की जो अप्रोच है वो इस मुल्क में है ही नहीं। हमारे यहाँ रेपिटेशन, हम्म। इनका मफहूम है रेपिटेशन। बिल्कुल। 2000 साल पहले, 2500 साल पहले ये कहा था, सुकरात ने कहा था, तो भाई 2500 साल से सारे क्या बेवकूफ अहमक पैदा हो रहे थे हमारे समेत। हम्म। तो आज 2500 साल पहली बात ही आज की सोसाइटी में वैलिड होती है कि सारे लोग का कोई नहीं अच्छा बंदा बैठा, वो रेपिटेशन रेपिटेशन कभी किसी ने उसको परखा नहीं है कि मैं चेक करूं कि ये जो बड़ी बड़ी बुक्स में लिखा हुआ है, ये हर दौर में, दुनिया के हर खित्ते में, हर किस्म की कौम पे लागू होता है या नहीं। ये जो जनरलाइज कर दी है कुछ चीज, कोई बिल्कुल। नहीं करता। बिल्कुल। जी। इसलिए तो बस रेपिटेशन है, रिसर्च कोई नहीं है। रिसर्च करने वाले को, या जिसको हम कहते हैं कि रवायत शिकन बंदे को, जो वो जो टर्किया नीचे की 20 साल से पढ़ाई जा रही है, उससे हटके अगर आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो लोग आपके हम्म। खिलाफ हो जाते हैं, आपको कुफर का फतवा लगा देते हैं।
मुताहिर भाई, यहाँ पर इसी से मिलता जुलता एक सवाल आपके लिए आया कि राइटिंग और रीडिंग की जो स्किल्स हैं उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, और कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? देखें, बीइंग एन इंग्लिश टीचर मैं कहता हूँ कि इफ यू वांट टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर, बस लिसन लिसन टू इंग्लिश प्रोग्राम, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश न्यूज चैनल्स, डॉक्यूमेंट्रीज। मुताहिर भाई, आपकी आवाज थोड़ी स्लो हो गई है। आप जितना ज्यादा सुनेंगे आपकी उतनी ज्यादा अच्छी स्पीकिंग अच्छी होगी। ठीक है, सही बात है। जाहिर है, आपको आपको प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट का सही पता चल जाएगा। हम्म, अच्छा, आप इसी तरह जब आप राइटर बनना चाहते हैं तो आपको रीडिंग अच्छी करनी चाहिए। जब तक आप रीडिंग हम्म, नहीं करेंगे राइटर नहीं बनेंगे। तो जी कुछ कुदरती शौक होता है, आप नॉवल पढ़ते हैं, किस्से कहानियां पढ़ते हैं, ड्रामे पढ़ते हैं, फिर आप देखते हैं स्टोरी, और आप उसको फिर जो आपकी सोसाइटी है या जिस सोसाइटी में, जैसे एक फ्रेंच नॉवल है या ब्रिटिश नॉवल है या अमेरिकन नॉवल है या कैनेडियन नॉवल है या ऑस्ट्रेलियन है या आपको, आप उस वक्त की सोसाइटी से उसका कंपैरिजन करते हैं। ये बंदा किस दौर में पैदा हुआ था, किस जगह पैदा हुआ था, उस दौर में उसकी सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, वॉर थी, पोस्ट वॉर सिनेरियो था, क्या था, इसने ऐसा क्यों लिखा है। तो फिर आपको बिल्कुल। लिटरेचर और सोसाइटी इंटर रिलेटेड है। आप यहीं से अपनी स्टोरीज लिखते हैं, और यहीं पे जो जो गैप्स हैं सोसाइटी में उसको आप अपनी लिखने के जरिए फिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप सोसाइटी को भी देखें, सोसाइटी को भी पढ़ें, लोगों को भी पढ़ें, नोट करें, ऑब्जर्व करें आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और बुक्स पढ़ें, बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ें, हम्म, क्लासिक राइटर्स को, जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, पाकिस्तानी, इंडियंस, सबको पढ़ें, तो आप अच्छे राइटर बन जाएंगे इंशाल्लाह। जी मुताहिर भाई, यहाँ पर एक सवाल यूं बनता है कि जब हम किताब लिखते हैं या फिर हम प्ले लिखते हैं, तो मिसाल के तौर पे जब हम सोशल अवेयरनेस के लिए कोई प्ले लिखते हैं तो हम कितना डिफरेंट होता है एक किताब लिखने से या किसी आर्टिकल लिखना और थिएटर लिखना। एक्चुअल में थिएटर राइटिंग होती क्या है और किस तरह से होती है, ये कमाल आपके पास कैसे है? देखिए, थिएटर राइटिंग में तो आपको फिक्शन होती है, किताब तो आपके पास ओपन एक आप कह रहे कि फील्ड है। आप बायोग्राफीज लिखें, ट्रेवलॉग्स लिखें, फिक्शन लिखें, नॉन फिक्शन लिखें, प्रोज लिखें, वर्ड्स लिखें, प्रोज लिखें, कुछ भी लिखें। तो आप एक अ, कोई हिस्ट्री की किताब पिछले 10-20 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस पर लिख दें, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उस पर लिख दें, जैसे वर्ल्ड को पेश करके, तो अकॉर्डिंगली आपको अप्रोच करनी पड़ती है। जहाँ पर बात आती है स्क्रिप्ट राइटिंग की, जिसमें आपका थिएटर हो गया, टीवी प्लेज हो गए, फिल्म हो गई, उसमें तीन चार चीजें होती हैं। ये बस ये है कि बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गई है ये जो आप कह लें कि क्रिएटिव आर्ट्स है ना, ये क्रिएटिव नहीं, ये कमर्शियल आर्ट्स है। बिल्कुल। ये जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको पहले से कहता है कि ऐसा स्क्रिप्ट होना चाहिए, उसमें इतने गाने होने चाहिए, इतने डेटिंग सीन होने चाहिए, इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने चाहिए, तो पहले से ही आप बनाते हैं। तो उसमें मैं हमेशा वो एक मॉक राइटिंग हो जाती है, लेकिन जो चीज मैं लिखना चाह रहा हूँ, किसी को कहने को लिख रहा हूँ, तो वो मेरी क्रिएशन तो ना हुई, एक चीज ना मैं अपने अंदर से बिल्कुल। लिखता हूँ, ये है। बिल्कुल। चीज आपने मुझको लिखवाई है कि चार दोस्त हैं, यूं टेबल पे बैठे हैं, हमारा सेट इस तरह लगेगा, दो सोशलिस्ट हैं, दो रिलीजियस माइंडेड हैं, उनमें बहस हो रही है, और आखिर में सोशलिस्ट जीत जाता है, वो मौलवियों को उनकी बहुत बंद कर देता है। तो ऐसा आपने एक लिखना है, 1 लाख रुपए मिलेंगे या 1.5 लाख रुपए लिखेंगे, मैं बैठा हूँ, मेरी मेरा रोजगार ये है। एक दूसरा आता है, कहता नहीं जी मौलवी जीत जाता है आखिर में, दूसरा मैं उस पर लिख दूंगा। क्या है यार, वो तो एक मॉक राइटिंग है, मॉक क्रिएटिविटी है, मॉक प्रोडक्शन है, चल रहा है। तो अगर जेन्युइन राइटिंग के लिए तो स्क्रिप्ट राइटिंग में आप जो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं उसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है राइटर को मॉरल एस्पेक्ट जरूर रखना चाहिए एंड में, चाहे तफरीह कुछ है, लेकिन उसके जरिए कोई अच्छी बात उस तक पहुंच जाए, ताकि अल्लाह ताला बंदे को फिर वो और लिखने की तौफीक भी देता है और अपनी हिफाजत में भी रखता है। ये है कि कुछ अच्छाई होनी चाहिए अपने पास। जी।
जी मुताहिर भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि जब भी आप ने थेस्पियंस की जब आप लोगों ने सोचा कि हम बुनियाद रखेंगे, तो किन चैलेंजेस का जो आप समझते हैं, जब भी यूथ कोई इनिशिएटिव लेती है तो वो कहती है मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास फलानी रिसोर्सेज नहीं है, तो आप लोगों ने किस तरह से कोप अप किया, और इतना बड़ा इदारा जब आप लोगों ने रख दिया और उसको चलाने के लिए अज़म भी किया, तो व्हाट वाज द मोटिवेशन? क्योंकि आजकल लोग इनिशिएटिव स्टार्ट ले लेते हैं। ये मेरा सवाल थोड़ा सोशल स्टार्टअप्स के लिए भी है, जो लोग सोशल स्टार्टअप्स लेना चाहते हैं, तो जी। बात ये है कबीर के, एक चीज होती है आपका शौक। अगर आपको सिंगिंग का शौक नहीं है, आपको सिंगर कोई नहीं बना सकता। अगर बिल्कुल आपको ऐसे ही है। नहीं है, आपके माँ बाप को जबरदस्ती एमबीए करवा देंगे, हम्म। आईसीएमए करवा देंगे, सीए करवा देंगे जबरदस्ती, फिर भी आप 2 4 5 7 साल से आप करियर छोड़ दोगे, नहीं कर सकोगे। तो एक तो वो चीज होती है कि आपका जो टेम्परामेंट है, एप्टीट्यूड है, आपका दिल क्या चाहता है जिंदगी में कुछ करने का, शौक क्या है। हम्म। तो कहते हैं ना, इफ यू लव योर वर्क यू विल नेवर नीड बिल्कुल। अ जॉब इन लाइफ। तो आपको जॉब नहीं करनी हम्म। है ना, क्योंकि अपने काम से मोहब्बत करते हम्म। हो। आप आप पेंटिंग बना रहे हो, वही बिक जाती है, आपको पैसे मिल जाते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हो, वही आपका, इसी के आपको पैसे मिल रहे हैं। तो आप तो शौक की खातिर हम्म। खेल रहे हो। तो आप बिल्कुल। ऐसे कोई आप हॉकी खेल रहे हो, आप गाने गाते हो, तो गाने आप गानों से गाते हैं, कमाई हो जाती है, अदाकारी कर। तो इस तरह कोई भी ऐसा जो क्रिएटिव वर्क है ना, उसमें सबसे ज्यादा तो शौक और लगन होना चाहिए। तो बाकी सारी चीजें हो जाती। अब बात हम देखते हैं कि रोटी रोजी लाजमी है, एक हद तक देखे इकोनॉमिक नीड्स में जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है सोसाइटी का, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख्वाहिशें बहुत हैं, रिसोर्सेज नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। दिल चाहता है 10 दोस्त नॉर्दर्न एरिया गए हुए हैं, टर्की गए हुए हैं घूमने, वो तस्वीरें लगा हम्म। रहे हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि मुआशी पहलू की। अब इसमें होता है कि अगर आपको फुल फ्लेज वही काम करना है, आपने एक्स्ट्रा कोई जॉब भी नहीं करनी, तो फिर हम्म। ऐसा पूरा 100% आप ये नहीं कर सकते कि सारा दिन सारी रात आप उस नोबल कोर्स को ही देते रहो, घर में आपकी रोटी ना हो। ये इम्पॉसिबल है, हम्म। मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। रिस्क कमाना सबसे बड़ी बात है। तो फैसल ने जब शुरू किए हम थे, तो हमारे आप जितने भी प्लेन उठा के देख लें, जितने प्रोजेक्ट उठा के देख लें, पूरी दुनिया में हुए, कई मुल्कों में, पाकिस्तान के हर शहर में, तकरीबन हर सूबे में, हर हम्म। कॉर्नर, पहाड़ों तक हम गए, रेगिस्तानों में हम गए, पंजाब के प्लेन्स में, खेत खलियान में हम गए, सिंध के हर इलाके में, सहराओं में हम गए, बलोचिस्तान में हम गए। तो आप उठा के देख लें, जब इसकी दूसरी या तीसरी बुक थी, तो बात हो रही थी अब्दुल अहमद साहब से, बड़ी में मेरी हकीकत है, उनसे मैं बड़े मशवरे भी लेता हूँ। एक फादर की फिगर है, बड़े भाई की फिगर है, एक टीचर है मेरे लिए। वो कहते हैं कि जब आप ये चीजें देखो, वो किताब से खर्चा नहीं आएगा। बिल्कुल। किताब लिखना कौन, लिखने से पहले सोचो कि किसके लिए लिख रहे हो, ये लोग पढ़ेंगे, हम्म। ये तो किस किस्म के तबके के लिए पढ़ेंगे, वो तबका कहाँ कहाँ है, किन किन इलाकों में किताब बाद में इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कैसे बेचोगे, हम्म। ये मॉनेटरी फंड क्या होगा, या जो इस पे लागत आएगी वो पूरी हो जाएगी या नहीं। ये बड़े सवाल होते हैं ऐसे। इसी तरह जब आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी, आपको ये सोचना पड़ता है कि भाई वो किस इलाके में करेंगे, कैसे करेंगे, आर्टिस्ट कितने मिलेंगे, एक्सपेंसेस कितने आएंगे, और इसका आउटपुट क्या होगा, इसके फायदे क्या होंगे। ये ना हो कि इतना खर्चा करें, इतनी इन्वेस्टमेंट करें, और बाद में पता चले कि 10 बंदों के सामने वो प्रेजेंट नहीं हम्म। हो सकता। जाहिर है कि बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं कि किसके लिए आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसके नीचे इसके लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितना टाइम बिल्कुल। पीरियड दरकार है। जब ये होगा तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, तो सारी चीजें आपको पहले प्लान करनी पड़ती हैं। चूंकि मुताहिर भाई, चूंकि चूंकि हमारा जो शो का टाइम है वो 30 मिनट की, एक हमने शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन रखी है कि 30 मिनट के अंदर हम कोई ना कोई चीज एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं जल्दी से अपनी ऑडियंस के लिए कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ से चाहूंगा कि जो थेस्पियंस के लिए, या तो आप कोई मैसेज रिकॉर्ड करना चाहें, या थेस्पियंस की ऑडियंस के लिए जो आप लोगों को देख रहे हैं लोग, तो क्या मैसेज होगा आपका? एक तो ये कि कैसे नसीहत तब करनी चाहिए जब बंदा खुद बड़ा अच्छा हो। मैं खुद इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन चले बीइंग ए टीचर,
मैं चाहता हूँ कि जो बुराइयां मेरे में है वो मेरे स्टूडेंट्स में ना हो, या मैं, हो सकता है मैं अपने गुस्से को नहीं रोक पाता, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप कोशिश करें, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा, हो सकता है कि यकीनन आप लोग, नई जनरेशन ज्यादा अच्छी मजबूत है साबी तौर पे भी हर लिहाज से, क्योंकि आपने बड़ा टफ टाइम देखा है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें। तो मैंने ये चीजें सीखी है ना, देखिए ट्रैफिक में लोग इधर से आते हैं उधर आते हैं, मैं बड़ा कुटता हूँ, गालियां भी देता हूँ, तो सारा दिन खराब रहता है। तो वो बंदा जो कट मार के चला, उसका क्या गया, दिन तो मेरा खराब हुआ। ये चीजें होती हैं, मैं भी ठीक कर रहा हूँ, अपने खुद भी कर नहीं पाता, लेकिन फिर मैं अपने आप को रियलाइज करवाता हूँ, नहीं गुस्सा नहीं करना। तो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इंसान कोशिश तो कर सकता है कि चलो यार आइंदा से इस बार गुस्सा कर लिया, आइंदा से नहीं करूँगा। एक तो अपने गुस्से को कंट्रोल, एक कभी, क्योंकि गुस्से में आप बहुत जल्दी फैसला कर देते हैं, जिसको बाद में जाके पछताना पड़ता है। बिल्कुल ये चीज खत्म हो जाए। एक तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें बहुत ज्यादा, कोई भी चीज आप बताइए अल्लाह से मांगे, उसके बाद कोशिश शुरू करना, रिजल्ट उस पर छोड़ दें। फिर वो काम नहीं भी होता ना, तो आपको सुकून रहेगा कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी थी, कोशिश भी की, फिर भी नहीं हुआ, तो मेरा जिम्मा नहीं है, लाजमी करेगा। दूसरी बात, इस वक्त हम ऐसे दौर में हैं जहाँ एक चीज, अब बाहर निकलते हैं, मले वाले सब कह रहे हैं कि आज आसमान हरा, आज आसमान हरा हो गया, सुबह आगे गए तो आप कह रहे हैं, तो फिर भी यकीन ना करें। ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन है। मैंने खुद यकीन गाने जिंदगी में देखा, बड़े बड़े मुहावरे गलत साबित हुए, बड़ी बड़ी अखलाकी जो फैला दी गई ना अखबार में, कोई तहकीक नहीं करता। तो धड़ाधड़ आप क्यों यकीन करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, फैसल भाई करते हैं, फैसल भाई क्यों कर रहे हैं कि आप करते हैं, चीज आप फैलाते हैं, बात हो जाती है, सब कहते हैं हाँ यही सही है, यही सही है, यही सही है। वो सालों, 100 साल, 200 साल, 5 साल बाद वो अकीदा बच जाती है, हालांकि वो चीज सही नहीं होती है। मैंने खुद देखा, तो किसको पता है, कभी भी इस किसी चीज को इस वजह से सच ना माने, क्योंकि 90% लोग ये कह रहे हैं 100 में से, तो ये सही हो, नहीं ऐसा नहीं, उसका बैकग्राउंड देख लें। 90% लोग से पूछे तुम क्यों मानते हो, तो कहता मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि बाकी 89 ये कह रहे हैं। हर बंदा कहता तुमने देखा है, मतलब ऐसे ही मुताहिर पागल है, बड़ा बुरा आदमी, तुमने किसने कहा, कहता सब कह रहे हैं। एक जगह 100 बंदे खड़े हैं, 100 के 100 से आप पूछे तुम मुताहिर को कभी मिले हो, कहते नहीं। क्यों कह रहे हो, ये बाकी 100 के 100 ये जवाब देंगे कि बाकी 89 से सुना उसने, तो वो भी इस वजह से कह रहा है, कह रहे हैं तो कुछ तो हकीकत होगी। तो ऐसा नहीं है, क्यों 100 बंदों में से कोई भी मुझे नहीं मिला। ऐसी चीजें मैंने जिंदगी में सीखी, जिंदगी के तजर्बे से, तो मैं हैरान रह गया कि कोई मेजोरिटी का राइट होना डेमोक्रेटिक तो हो सकता है, लेकिन ये बड़ी तल्ख हकीकत है, लाजमी बिल्कुल ऐसे ये याद है। बिल्कुल। ये वैसे भी डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फौरी तौर पे फैलती है, अब तो मजीद फैलने लगे। कोई भी चीज फॉरवर्ड ना करें बगैर सोचे समझे, कोई चीज बिल्कुल ना करें बगैर सोचे समझे, जब तक आपको उसका सबूत ना मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बीइंग अ जर्नलिस्ट आप तो इस बात पे और भी बहुत सारी चीजें हमसे शेयर कर सकते हैं, तो क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल हमने इस तरह से रखा है ताकि लोग कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जान सकें। तो मुताहिर अहमद खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने आज टेस्पियंस को टाइम दिया। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम जल्द ही इन पर्सन भी मिलेंगे और हम मुख्तलिफ फेस्टिवल्स को वापस से रिवाइव करेंगे। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संडे को फारिग होता हूँ, अच्छा कि आपने लोगों से मिलवा दिया इसी बहाने, और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि मेरा तो काम ही बोलना है। तो बिल्कुल, इंशाल्लाह हम जरूर आपके साथ फिर से कांटेक्ट करेंगे और एक और नशस्त रखेंगे। थैंक यू जी। ओके। मैं तमाम अपने देखने वालों को भी उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आज के वो इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े। आज जो हमारे साथ राइटर मौजूद थे, इससे पहले हमने परफॉर्मिंग आर्ट के लोगों को एंगेज किया, इसके बाद अब हम एक्टिंग की तरफ आएंगे। और भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि बहुत से ऐसे कंटेंट आपके लिए ला सकते हैं जो कि आपको न सिर्फ आप उससे सीख सकें बल्कि उसको मजीद आगे ले जा सकें। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।